Hello, beta. Welcome to the Noon Academy. Today we will learn about the third part of gravitation. In this session, we will focus on Earth gravitational acceleration, variation in the value of g and mass and weight. ठीक है? आपको पता है कि हर शाम को 8 बजे हम मिलते हैं। मेरा नाम आप सभी को पता है, ठीक है, सचिन सोलंके। और मैं यहाँ पर आपको 10th साइंस जो फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर है उसे पढ़ाता हूं। कल से बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं कल से, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत कम आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन को, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। हमने कल क्या पढ़ा कि कोई भी चीज जिसे मास है, कोई भी चीज जिसे क्या है, हाय पुष्पक, कोई भी चीज जिसे क्या है बेटा मास है, तो वो चीज क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम फोर्स से उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे क्या कहेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से कोई भी चीज अगर हमारे पृथ्वी पर है, पृथ्वी के सरफेस पर है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, हमारी जो पृथ्वी है उसे अट्रैक्ट करेंगे अपने सेंटर की तरफ। अभी सेंटर की तरफ ही क्यों, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास है वो सिचुएटेड होता है अर्थ के सेंटर पर। दैट्स व्हाई द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। इसके वजह से वो क्या करती हैं, उस उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती हैं, ठीक है। हमने देख लिया, मास कोई भी हो, मास कोई भी हो, लेकिन उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। यानी हमारी अर्थ और एक एप्पल, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को सेम फोर्स से, सेम मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये जो एप्पल है हमारी पृथ्वी पे गिरता है, उस तरह से हमारी पृथ्वी एप्पल पे नहीं गिरती। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मास डिफरेंस। क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, और जो एप्पल है, ठीक है, इसका मास बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई लाइक दिस थिंग हैपन। ओके, चलिए, ये चीज हमने कल यहाँ पर पढ़ी थी। और कोई चीज अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, कोई चीज अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं इस तरह से तो क्या हो जाएगा, उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस होती जाएगी। इट कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग, कंटिन्यूसली वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, और वो कंटिन्यूसली उसे क्या करता है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन उसके पास तो वेलोसिटी है, इसकी वजह से वो ऊपर चली जाएंगी। और एक बार उसका जो भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है। समझ में आएगा बेटा? कल हमने पढ़ा था, कल जो भी बच्चे थे उन सबको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी बेटा, ठीक है। कल जितने भी बच्चे थे उन सबको ये चीजें समझ आ जाएगी बेटा, ठीक है। समझ आ गई बेटा ये चीजें? ओके ओके। अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर है, ठीक है, सरफेस के ऊपर है, उस पर क्या होता है बेटा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। जो अर्थ क्या करती है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारी अर्थ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, हमारी अर्थ क्या करे बेटा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे इस ऑब्जेक्ट पर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा अर्थ के सेंटर की तरफ। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी इस अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ये भी अर्थ के सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो भी सेंटर ऑफ मास है हमारे अर्थ का, वो कहां पर सिचुएटेड है, अर्थ के सेंटर में। ओके, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? तो चलिए
तो इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, अगर कोई चीज अगर हमने ऊपर की तरफ फेंक दी, ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरह से हमने फेंक दी, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो चीज नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज नीचे की तरफ क्यों आएगी, ये चीज नीचे की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि इसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो जीरो हो चुकी है। ठीक है बेटा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण ये चीज फिर से पृथ्वी पर आ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी ऊपर क्यों चली गई, ठीक है, हमने तो नीचे से फोर्स लगाया, हमने मतलब अर्थ ने, फिर भी ऊपर चलेगी क्योंकि इसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसके वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ये अपोज कर सकी और कम कर सकी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, और वो ऊपर की तरफ चली गई। और जिस तरह से ये चीज ऊपर की तरफ जा रही थी, तो तभी ग्रेविटेशनल फोर्स साइमल्टेनियसली उस पर एक्ट हो रहा था, और उसके वजह से उसकी जो भी वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और एक बार वेलोसिटी वहां पर जीरो बन गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी वहां पर जीरो बन गई, तो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नहीं चलो, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कितने ऊपर तक जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा बेटा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितने दूर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो चलिए देख लो, यहां पर आपको समझ आएगा। यहां पर अब मैंने एक गेंद ले ली, ठीक है, और उसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अच्छी खासी थी, लेकिन जिस तरह से बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी तरह से उसकी जो भी वेलोसिटी है वो कम हो गई, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी थी वो बन गई जीरो। और जीरो बनने के बाद यहाँ पर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स था वो यहाँ पर भारी पड़ गया, इस झगड़े में ग्रेविटेशनल फोर्स अब भारी पड़ गया। तो अब ये जो बॉल थी वो धीरे धीरे इस तरह से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, तो इसकी जो भी वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी, वेलोसिटी वहां पर रिड्यूस हो रही थी। उसी तरह से लेकिन उसके अपोजिट ये गेंद नीचे आएगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा, वो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है बेटा, ये कौन सा मोशन है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट दिस कंसेप्ट? इफ यू गॉट इट, देन क्लिक ऑन द अंडरस्टूड। ओके चलिए, ये हमने कल ही पढ़ा था, ये मैं इसे छोड़ देता हूं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं है? यस और नो, फास्ट कमेंट मी। यस है। अगर कोई चीज ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी अगर जीरो बन गई और नीचे की तरफ आने लगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि कम होगी? जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? कमेंट मी फास्ट, चैट विथ इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कमलेश, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर उसी एक्सेलरेटेड को या फिर उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे बेटा,
अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो भी वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आती है तो वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ उसे खींच रहा है। ठीक है, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो कंसेप्ट को अब समझो, बिल्कुल समझो। The earth exerts gravitational force on object near it according to the Newton's second law of motion. The force acting on a body result in its acceleration. हमने क्या पढ़ा? ये किसी भी बॉडी पर अगर हमने फोर्स लगाया तो वहां पर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यहीं पर भी, यहां पर भी वही हो रहा है। उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए, ठीक है, और इसे हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं बेटा? स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। और ये जो फोर्स होता है ये क्या करता है? अर्थ के सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी जो भी एक्सलेशन होगा उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन की तरफ ही होगी, अलोंग ही होगी। तो इसका मतलब जो भी एक्सलेशन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ ही वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, समझ लो, चीजों को समझ लो बेटा। चलिए आगे बढ़े बेटा, समझ में आ गया कंसेप्ट? आगे बढ़े? नहीं आ गया? किसी को नहीं आ गया? फिर से एक्सप्लेन कर दूं? देखो बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन वही कंसेप्ट है, लेकिन यहां पर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो वहां पर जो भी मोशन होगा उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वो कुछ समय बाद नीचे की तरफ आ रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज हो रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। यानी उस एक्सेलरेशन को होने के लिए, उस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं। उसे हम स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, थ्योरी क्या दी हुई है इसे मत पढ़ो, थ्योरी क्या दी है उसे मत पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझो बेटा। ठीक है, थ्योरी आप आज या कल भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार आपने समझ लिया ना बेटा, जिंदगी भर वो कंसेप्ट आपको साथ देगा हर मुश्किल की घड़ी में। सो गो विथ कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, तो देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, नहीं यहाँ पर स्मॉल जी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लो, स्मॉल जी। ठीक है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ द
स्मॉल जी ऑन द अर्थ सरफेस। अभी जी क्या है, दो जी देखे थे हमने, एक कैपिटल जी देखा था और एक स्मॉल जी देखा था। कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है बेटा, मत भूलो मैंने आपको पढ़ाया है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी क्या होता है बेटा, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हम इस स्मॉल जी को मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक्सेलरेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर आज हम देखने वाले हैं। इट्स सो इजी। देखो अभी, ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था बेटा, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो प्लैनेट के बीच में, ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो प्लैनेट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम इस फार्मूले से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इससे। तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया बेटा, देखो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 अपॉन m2 अपॉन d स्क्वायर। d का मतलब हो गया रेडियस बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप अर्थ के रेफरेंस में ले रहे हो तो वहां पर आप वहां पर रेडियस भी ले सकते हो, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, स्मॉल जी है, तो इसे हम F इक्वल टू m इंटू स्मॉल जी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो बेटा आप क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर जो F है, तो यहां पर मैंने क्या क्या कर लिया बेटा, यहां पर मैंने ये mg लगा लिया, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जी कैसा है, तो ये हमने अपने देखा होगा, ठीक है, कि हमने क्या किया था बेटा, ये जब हम निकाल देते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकाल देते हो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये बन गया। फोर्स हमारे पास है, फोर्स क्या है, m इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, मतलब क्या हो जाएगा, m इंटू जी इक्वल टू जी m इंटू यम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर यम का मतलब क्या है, कैपिटल एम, एक प्लैनेट का मास। ये का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ग्रेविटी की वजह से है, तो यहाँ पर हमने उसे जी ले लिया, उसके बदले में जी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये यम स्मॉल यम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जी स्मॉल जी इक्वल टू एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो यम है वो यम, ठीक है। उसके बाद ये जो यम है बेटा इधर वाला, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ पर क्या कर लिया हमने, इस जी की वैल्यू फाइंड आउट की। किस तरह से की, अभी मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर बता देता हूँ, थोड़ी सी वहां पर गलती हो गई थी, ठीक है। हमने क्या कर लिया कि जो फोर्स क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो, यम इंटू ए होता है, समझ लिया, यम इंटू ए होता है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो भी ए है, मतलब जो भी एक्सेलरेशन है, वो किसके वजह से है बेटा, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। तो हमने उसे जी ले लिया कि नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स बन जाएगा बेटा यम इंटू जी,
क्या बन जाएगा, m इंटू जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक दो लॉ है, ठीक है। पहला लॉ है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और दूसरा है हमारा ये फोर्स वाला, ठीक है। फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, यहाँ पर हमारा आ गया फोर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, मतलब इस फोर्स को, जो हमारा ये फोर्स है और जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अभी कंपेयर किस तरह से करेंगे, समझ लो, ठीक है, समझ लो। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं m इंटू जी इक्वल टू, यहां पर देखो बेटा क्या आ जाएगा, जी यम, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फोन आ गया है, ठीक है, क्या कट हो गया, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये हमारा आर स्क्वायर है, यहाँ पर आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से ले रहे हैं। यहाँ पर अर्थ का रेडियस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो यम है, ठीक है, ये जो यम है, एक मिनट बेटा, तो देखो बेटा, तो यहाँ पर ये यम और ये यम कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यम और ये यम कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यम और किसका है, ये यम है बेटा उस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे आ रहा है, उसका यम है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, अब हमारा जी क्या बन गया, जी हमारा बन गया जी यम अपॉन आर स्क्वेयर। तो अगर हमें पृथ्वी पर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, उसे अगर हमें लेना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर लिख देना है, मतलब यह दूसरे वाले, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। तो देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ठीक है। अभी जो भी मास है हमारे अर्थ का, वो कितना है, 6 इंटू 10⁻24, ये मास यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। अभी जो भी रेडियस है हमारे अर्थ का, वो नीचे हमने लिख दिया 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा हमारा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसकी कीमत आ जाएगी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये तो हो गया हमारे अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर हो गया। अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, उसका मास लेना होगा। मान लीजिए मून पर आपको क्या करना है, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर मून का मास लीजिए, ठीक है, मून का मास लीजिए, बस उसका रेडियस ले लीजिए, ये चीज है आपको, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, आ गया बेटा, यस सर नो प्लीज, ओके चलो। तो देखो बेटा, व्हाई देयर इज अ चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, वो हर जगह चेंज है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो यहाँ से जो भी रेडियस होगा वो सेम होगा, यहाँ से जो भी रेडियस होगा वो सेम होगा, यहाँ से जो रेडियस होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर जो रेडियस होता है, वो धीरे 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 नहीं कह सकते हैं, वो चेंज होता है। मतलब जो हमारी अर्थ है, वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है, वो थोड़ी सी फ्लैटर है, कहां पर, इस पोल पर, या फ्लोर, जो आपको दिखाई दे रही है पोल, ठीक है, इस पोल पर क्या है, वो थोड़ी सी फ्लैट है, दबी हुई है, इस तरीके से। इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है, इतनी भी दबी हुई नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मुझे वो निकालती नहीं आई डायग्राम, तो मान लीजिए इस तरह से, मतलब हमारी जो अर्थ है, पोल पे कैसी है, फ्लैट है, ठीक है। और जो भी इक्वेटर है ये वाला, यहाँ पर थोड़ी सी बल्गेस है, म्हणजे यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी बल्गेस है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, थोड़ी सी खा पी के यहाँ पर एकदम बाहर निकली हुई है। तो
अगर हम ये रेडियस देख ले, ये रेडियस होगा, ये कम होगा, ये रेडियस कैसा होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। अगर हम इक्वेटर पर अगर रेडियस अगर यहाँ पर मेजर करें तो ये कैसा होगा, लार्ज होगा, ज्यादा होगा। तो जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है, वो कहां पर ज्यादा होगी, पोल पे ज्यादा होगी या फिर इक्वेटर पर ज्यादा होगी, स्मॉल जी कहां पर ज्यादा होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां पर ज्यादा होगी, पोल पर या फिर इक्वेटर पर, पोल पर ज्यादा है, कौन बताएगा दूसरा और, बिल्कुल लो ऑन इक्वेटर। क्यों बेटा, क्योंकि देखो रेडियस बढ़ रहा है ना, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा है, वहां पर हमने पढ़ा है बेटा कि जो भी फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो डिपेंड होता है मास पर, ठीक है, और उसके रेडियस के स्क्वायर पर। मतलब रेडियस बढ़ गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो जी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर रेडियस बढ़ गया मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में का जो भी डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस कम हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, जो भी जी होगा वो भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें पोल पर, तो पोल पर रेडियस कम होगी, रेडियस कम होगी तो ऑब्जेक्ट पास आएंगे, और पास आएंगे तो बेटा जो जी होगा वो वहां पर बढ़ेगा। समझ में आ गया बेटा, यानी पोल पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, स्मॉल जी की, वो कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी, और इक्वेटर पर कम होगी। इतनी भी नहीं होती है कि हम वहां पर एकदम चिपक जाएंगे और बाकी की जगह इक्वेटर पर हम उड़ जाएंगे मून की तरह, नहीं, बहुत कम पॉइंट में कम होती है, ठीक है, समझ लो, ठीक है, उतनी ज्यादा कम नहीं होती है, कुछ पॉइंट में कम होती है बेटा, ठीक है। इसके वजह इतनी भी कम नहीं होती है कि हम इक्वेटर पर फ्लोट करने लगेंगे, उतनी भी नहीं, ठीक है, उसे हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इतनी कम होती है बेटा। ओके, ओके, व्हाई देयर इज अ चेंज इन हाइट, अगर हम ऊपर जा रहे हैं पृथ्वी के सरफेस से, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो स्मॉल जी होता है वो कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो इसका मतलब पृथ्वी का जो भी सेंटर होगा और जो भी ऑब्जेक्ट होगा पृथ्वी के बाहर, ठीक है, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये पृथ्वी का सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेंटर है, तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब जो भी जी होगा उसकी वैल्यू भी वहां पर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ गया मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मास बढ़ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। देख लो, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इतना डिटेल में भी आपको नहीं जाना है, ठीक है, इतनी चीजें अगर हम हाइट पर चले गए तो वहां पर जो जी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो भी सैटेलाइट होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी के अराउंड घूम सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी होती है वहां पर बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से वो हमारे अर्थ के अराउंड वहां पर वो घूम सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा, यस और नो बेटा प्लीज। तो देखो बेटा, हमने क्या देखा कि हम पृथ्वी के सरफेस पे होते हैं तो जो वैल्यू होती है जी की वो चेंज होती है, पोल पर अलग होती है, इक्वेटर पर अलग होती है। अगर हम पृथ्वी से दूर जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस तरह से ये हमारी अर्थ है, और हमने क्या किया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था ये हमने यहाँ पर रख दिया, अर्थ के अंदर आ गए हम, तो जो जी की वैल्यू होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, क्या होगी बेटा, व्हाट विल हैपन, जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, बिल्कुल सही, कम होगी। आप कहेंगे कैसे, तो देखो बेटा, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो डिपेंड होती है मास पर,
यानी जो भी वैल्यू होती है जी की वो डिपेंड होती है मास पर, यानी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, यानी रेडियस अगर 2 गुना बढ़ गया तो वहां पर 1 यूनिट जो भी मास होगा, ठीक है, उसका जो भी इफेक्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहा हूं, बातों को समझो। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम पृथ्वी के अंदर चले गए, पृथ्वी के डेप्थ में चले गए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, अंदर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो बेटा इसके ऊपर जो भी मास है ये वाला, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो भी मास होता है, ठीक है, जो क्या करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो कम हो जाएगा। कि मास कम हो गया तो ये जी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये तो मास कम हो गया ना पृथ्वी का, हम अंदर चले गए तो यहाँ पर पृथ्वी का ये मास कम हो गया, ये मास कम हो गया तो इसका मतलब इस जी की वैल्यू भी कम हो गई। ठीक है, रेडियस कम हो गया, लेकिन इस रेडियस का जो भी इफेक्ट होगा, रेडियस कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी स्मॉल जी होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जी का जो भी आर का जो भी इफेक्ट होगा, इस आर का मतलब रेडियस कम होने का जो भी इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द मास। इसलिए मास का जो भी इफेक्ट होगा उसे हम ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो भी जी है वो कम हो रहा है। इस तरह से हम पृथ्वी के डेप्थ में जा रहे हैं तो वहां पर जो जी की वैल्यू है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब रेडियस का कॉम्बिनेशन और मास का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा और जी का जो भी वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। जिस तरह से हम पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, अगर हम पृथ्वी के सेंटर पर चले गए तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी, पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, 0 होगी। क्या होगी बेटा, 0 होगी। समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो बेटा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखो बेटा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है प्लेस, हाइट और स्मॉल जी कहां पर कितनी है। देखो बेटा, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो भी सरफेस है एवरेज बताया है। ठीक है, हर जगह तो अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं है, कहां पर माउंटेन है, कहां पर फ्लैट है, तो यहाँ पर हमने एवरेज लिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्या लिया हुआ है, एवरेज लिया हुआ है। तो यहाँ पर यानी 0 हाइट पर, तो यहाँ पर जो भी जी है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8.8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो तो उतनी ही है, यानी 10-12 किलोमीटर को, 20 किलोमीटर को, इसमें इतना फर्क नहीं गिरने वाला, इतना फर्क इसमें नहीं आता है बेटा, समझ लो। ठीक है, तो देखो, मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ नॉन मेड बलून। ठीक है, अब जो मैन मेड बलून होता है वो किस हाइट तक जाता है बेटा, देख लो। ठीक है, वो जाता है 36.6 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी 30 या 35 किलोमीटर तक वो हवा में जा सकता है ऊपर की तरफ। तो वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी बेटा, वहां पर भी ग्रेविटी देखो, हम 30-35 किलोमीटर ऊपर चले गए लेकिन ग्रेविटी कितनी कम हो गई बेटा, सिर्फ पॉइंट में कम हो गई, सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, एक ही पॉइंट। ठीक है, 1-2 पॉइंट में बस कम हो सकती है, उतनी ज्यादा नहीं, 9.77 है। ठीक है, अगर इसमें आपने 3 ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाएगी बेटा, देखो 0.03, सिर्फ इतनी यहाँ पर कम हो गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी उतनी कम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट होती है वो होती है 400 किलोमीटर तक। तो इसका मतलब देखो बेटा, वहां पर जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, 8.7,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतनी है। यानी देखो 400 मीटर पर इतनी कम हुई है। हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उसकी हाइट होती है लगभग 35,000 किलोमीटर तक, और वहां पर जो भी ग्रेविटी होती है वो होती है बेटा जीरो। जीरो नहीं है, 0.225 है, ठीक है, 0.225 है। इसका मतलब वे हवा में फ्लोट करते रहते हैं। हवा नहीं होती वहां पर, वैक्यूम कहेंगे, ठीक है, वैक्यूम कहेंगे वहां पर। उस वैक्यूम में वो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये चीज? हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया बेटा जल्दी से? ओके चलो, देखो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज यू गो इनसाइड द अर्थ? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? इन दोनों का आंसर आपको देना है। ओके चलो, देखो बेटा, अभी मास और वेट होता क्या है? देखो बेटा, मास और वेट, ठीक है, मास क्या होता है बेटा? इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वो मैटर कितना भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो मैटर कितना भरा हुआ है उसे हम कहेंगे मास, ठीक है, मास। और इसका जो भी यूनिट है वो है किलोग्राम, केजी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इससे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इसकी जो भी वैल्यू होती है वो सेम होती है एवरीवेयर से। आप अर्थ पे जाओ सेम होगी, मून पे जाओ सेम होगी, किसी भी प्लेनेट पे जाओ सेम होगी। मास की जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, इवन अदर प्लेनेट, ठीक है, हमारे अर्थ पे ही नहीं बल्कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए तो भी उसका मास चेंज नहीं होता है। गॉट इट बेटा? हैव गॉट इट बेटा? यस और नो? ओके चलो, देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अभी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या पता है कि जो भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये क्या करता है, इनर्शिया को मेजर करता है, ठीक है, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। जितना ज्यादा मास उतना उतनी ज्यादा उसका इनर्शिया, ठीक है, समझ में आ गया? यानी जो मास होता है ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, इसे हम मास कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट होता है बेटा किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। और जो भी मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। और जो भी वैल्यू होती है मास की, इट इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये सेम होती है एवरीवेयर। आप कहां पर भी चले जाओ, अर्थ पे जाओ, मून पे चले जाओ, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ इस यूनिवर्स में, या फिर यूनिवर्स के बाहर चले जाओ, मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली बेटा, ठीक है, समझ में आ गया? यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, उसका इनर्शिया होगा। और इनर्शिया का मतलब होता है, वो क्या कहता है इनर्शिया, इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है बेटा, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वो क्या करती है, मोशन को या फिर डायरेक्शन को अपोज करती है, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मोशन को वो क्या करती है बेटा, अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब जानेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। अभी जो वेट क्या होता है बेटा, इट इज नथिंग बट द फोर्स। ये ऐसा फोर्स होता है कि उस फोर्स से अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसे हम कहेंगे बेटा वेट। इसे क्या कहेंगे बेटा हम, वेट। वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट इज नथिंग बट द फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन। अगर ये फोर्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। और ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, क्योंकि
इसे डायरेक्शन भी है फोर्स को और मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हमें पता होने की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। सो एज द वैल्यू ऑफ द जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जिस प्रकार से हमने देखा कि जो भी स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है। अर्थ के सरफेस पर पोल पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। अगर हम अर्थ के अंदर चले जाए तो जी की वैल्यू कम होती है। अगर हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर चले जाए तो भी जी की वैल्यू कम होती है। अगर जी की वैल्यू वहां पर कम हो रही है तो इसका मतलब जो भी वेट है उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जो जी है, वेट है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर जगह बदलेगा। ठीक है, इज डिपेंड ऑन द स्मॉल जी। यानी जो भी वेट होगा ये प्लेस टू प्लेस बदलेगा। प्लेस टू प्लेस क्या होगा बेटा? ये चेंज होगा। ठीक है, जो मान लीजिए आपने कोई चीज ले ली, उसे अगर इक्वेटर पर अगर आपने मेजर कर लिया तो हो सकता है उसका वेट कुछ अलग आ जाए, और अगर आपने पोल पर उसका वेट कर लिया तो हो सकता है कि उसका वेट कुछ अलग हो जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक है, मास कांस्टेंट होता है, वेट कांस्टेंट नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट और सारी चीजें, इसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है बेटा। कल 9 बजे, सॉरी कल 8 बजे, कल है 9 तारीख, ग्रेविटेशनल का पार्ट 4 देखेंगे। और जो भी पार्ट देखेंगे बेटो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट का मतलब कल हम देखेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मैं आपसे वहां पर डिस्कस करने वाला हूं कल। ओके बेटा, समझ में आ गया? एमसीक्यू कल मैं आपसे डिस्कस वहां पर करने वाला हूं। ठीक है, बने रहिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। बच्चों इसका आंसर दे दो। चलो बच्चों, बाय बाय। मैंने यहाँ पर ट्राई किया था कि किस तरह से करते हैं। ठीक है बेटा, मैं आज ये सारी चीजों को समझ लेना चाहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन वगैरह वहां पर आस्क करते हैं। नहीं अफराज, क्वेश्चन नहीं लेंगे बेटा, कल लेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन लेने वाले बेटा। ठीक है, कल क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज मैंने ट्राई किया था कि किस तरह से क्वेश्चन हम ले सकते हैं। मैंने उसकी पीपीटी बनाई है बेटा। ठीक है, पीपीटी बनाई है, पीपीटी से लूंगा और इस तरह से भी क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, आज मैंने ट्राई किया था कि किस तरह से ले सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा लर्न करना था मुझे कि किस तरह से ये ऐप को यूज करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से ऐड करते हैं। सो आई वांट टू लर्न समथिंग। सो सो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, थोड़ा सा वहां पर क्वेश्चन वगैरह ले ली। ओके चलो बेटा, बाय।